बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं बायोलॉजी अध्याय 6 विकास या एवोल्यूशन के एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। वन लाइनर प्रश्न भी कह सकते हैं। इनके द्वारा आप इस चैप्टर के सारे बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आदि पदार्थ का नाम लिखिए जिससे 15 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों इलेम। इलेम बादल भी कह सकते हैं जिसके द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न 2, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सा महाविस्फोट का सिद्धांत बताने का प्रयास करता है? तो बिग बैंग परिकल्पना कहते हैं बच्चों। प्रश्न 3, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो बच्चों 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न 4, ए बी लिमात्रे और गेमो के अनुसार गैसीय बादलों के टकराव के कारण एक महाविस्फोट हुआ, इसको क्या कहते हैं? तो यही उसका रिपीट उत्तर आ जाएगा, बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए बच्चों। जीवांत जीवोत्पत्तिवाद किसने दिया? तो हार्वे और हक्सले ने जीवांत जीवोत्पत्तिवाद दिया था। इसका मतलब होता है एक जीव से ही दूसरे नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। और इसके बाद में आप जानते हैं लुई पास्चर ने, फ्रांसिस्को रेड्डी ने, है ना, स्प्लेंजानी ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयोग करके दिखाए थे। प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे बच्चों। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया था। तो लुई पास्चर का प्रयोग हम जानते हैं, गोल पेंदी वाला फ्लास्क वाला प्रयोग, जिन्होंने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया था। प्रश्न 7, जीवन की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्यवाद किसने दिया था? तो जीवन की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्यवाद एआई ओपेरिन और जेबीएस हेल्डॉने ने दिया था, जिसको जैव रासायनिक विकासवाद के नाम से भी हम जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी किसे कहते हैं? तो विषाणु या वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसके भीतर सजीव के भी गुण होते हैं बच्चों और निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को देखें। प्रथम जीव पृथ्वी पर कहाँ उत्पन्न हुआ? तो बच्चों प्रथम जीव पृथ्वी पर जल के भीतर उत्पन्न हुआ था। फिर प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो बच्चों सामान्यतः बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, आप ध्यान रखें यहाँ पर, इसका सही उत्तर आएगा आरएनए। ठीक है। किंतु वर्तमान में अधिकांश जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि वो स्थायी होता है। आरएनए में जल्दी उत्परिवर्तन हो जाता है। आप जानते हैं पादप विषाणुओं में आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, प्राचीन जंतुओं के अवशेष जो जमीन में दबे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं बच्चों। इससे संबंधित अगला प्रश्न क्या बन सकता है? जीवाश्मिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाश्मिक विज्ञान का जनक लियोनार्डो दा विंसी को जीवाश्मिक विज्ञान का जनक कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं या जीवाश्मिक विज्ञान कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्रमांक 14, सरीसृपों एवं पक्षियों के मध्य की संयोजी कड़ी किसे कहते हैं? तो आर्कियोप्टेरिक्स को हम सरीसृपों और पक्षियों की संयोजी कड़ी कहते हैं। प्रश्न 15, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो लेमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक लिखी थी। इससे संबंधित प्रश्न, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क या लेमार्क लिख सकते हैं बच्चों, इसका सही उत्तर। प्रश्न 17, किस वैज्ञानिक ने लेमार्कवाद को अस्वीकृत कर दिया था? तो विजमेन ने लेमार्कवाद को अस्वीकृत कर दिया था। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम जानते हैं बच्चों चार्ल्स डार्विन या डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद दिया था। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयनवाद का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो चूंकि डार्विन ने यह वाद दिया था इसलिए इसको हम डार्विनिज्म भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, डार्विन के जहाज का नाम? तो हम जानते हैं बच्चों डार्विन एक प्राकृतिक विद था। वह अपने जहाज HMS बीगल की सहायता से एक द्वीप पर गया था जिसका नाम गैलापेगोस द्वीप था। वहाँ जाकर पक्षियों की विभिन्न किस्मों का अध्ययन किया था जिनको डार्विन्स फिंचेस कहा था। ध्यान रखें डार्विन्स फिंचेस जो होता है पक्षियों के लिए शब्द उपयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 21, उस द्वीप का नाम जहाँ डार्विन गया था तो उसका नाम है गैलापेगोस द्वीप आएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 22, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर आएगा। 23 प्रश्न, जीवों में अचानक होने वाले तथा वंशानुगति प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन इसका सही उत्तर है। अगला, विकास के लिए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने, हम जानते हैं, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। उत्परिवर्तन की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो म्यूटॉन को हम उत्परिवर्तन की इकाई कहते हैं। अगला, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के विकास को हम क्या कहते हैं?
तो बच्चों इसको हम ऑन्टोजेनी या व्यक्ति वृत्ति कहते हैं। इसी तरह किसी जाति के संपूर्ण विकास की घटना को क्या कहते हैं या संपूर्ण विकासात्मक इतिहास को क्या कहते हैं, तो बच्चों फाइलोजेनी या जाति वृत्ति कहते हैं। हम जानते हैं अर्नेस्ट हेकल का एक सिद्धांत जिसको हम पुनरावर्तनवाद के नाम से जानते हैं, उसमें कहा गया है व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। यह अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न 28, संरचनात्मक रूप से समान किंतु कार्य अलग अलग हो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं और घटना को समजातता होमोलॉगी कहते हैं। 29 प्रश्न क्रमांक, रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य की दृष्टि समान ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, तो ऐसे अंगों को समवृत्तीय अंग या एनालॉगस आर्गन कहते हैं बच्चों। जैसे तितली के पंख, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, ये तीनों समवृत्तीय अंग के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 30, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए थे, तो मिलर ने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के साथ जल वाष्प को लिया था और इन्होंने आधुनिकवाद, जिसको सर्वमान्यवाद भी कहते हैं, जैव रासायनिक विकासवाद के समर्थन में प्रयोग किया था। अब प्रश्न क्रमांक 31 को देखेंगे। एक समान पूर्वज से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से भिन्न लक्षणों वाले जीवों के विकास को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों एडेप्टिव रेडिएशन या अपसारी विकास। एक यह प्रश्न बन सकता है, एडेप्टिव रेडिएशन या अपसारी विकास किसे कहते हैं, तो यह आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, निम्न में से किस कल्प में जीवन नहीं था, तो बच्चों एजोइक महाकल्प जिसको हम कहते हैं उसमें जीवन नहीं था। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, तो बच्चों आर्कियोजोइक महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई। अगला 34 नंबर का प्रश्न, कौन सा महाकल्प पहले आता है, तो प्री कैम्ब्रियन। यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, आधुनिक जियोलॉजिस्ट के अनुसार अब जो महाकल्प है उसमें पहला प्री कैम्ब्रियन महाकल्प आता है, दूसरा पेलियोजोइक महाकल्प आता है, तीसरा मीसोजोइक महाकल्प आता है और चौथा सीनोजोइक या आधुनिक महाकल्प आता है। तो पहले आर्कियोजोइक महाकल्प गिना जाता था किंतु अब इसे प्री कैम्ब्रियन के नाम से ही जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 35, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला पहला प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था, तो साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल इसका सही उत्तर है। प्रश्न 36, कौन से युग या काल को डायनासोरस या सरीसृपों का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो बच्चों हम जानते हैं मीसोजोइक महाकल्प या मध्य महाकल्प को हम डायनासोरस या सरीसृपों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला, किस कल्प को स्तनियों एवं एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है, तो बच्चों आज का जो सीनोजोइक या आधुनिक जो महाकल्प है इसी को हम एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय पौधों तथा स्तनीय जंतुओं का स्वर्णिम युग कहते हैं। अगला, आधुनिक घोड़े के पूर्वज का नाम, तो आधुनिक घोड़े के प्राचीन पूर्वज जो थे इयोहिप्पस थे। इयोहिप्पस से फिर मीजोहिप्पस बना, मीजोहिप्पस से मेरिचिप्पस, फिर प्लायोहिप्पस और आखिर में इक्वस घोड़े का विकास हुआ। मानव के विकास के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 39, मानव के उस पूर्वज का नाम लिखिए जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा हुआ, तो रामापिथेकस इसका सही उत्तर आएगा बच्चों। फिर सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था, होमो हैबिलिस सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था। प्रश्न क्रमांक 41, आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव का अंतिम सीधा पूर्वज किसे मानते हैं, तो क्रोमैग्नॉन इसका सही उत्तर आएगा बच्चों। अगला, मानव का घनिष्ठतम कपि पूर्वज कौन है, तो ऑरेंगटॉन मानव का सबसे घनिष्ठतम कपि पूर्वज माना जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम हम सभी जानते हैं, होमो सैपियंस है। इसके अलावा आप जानते हैं इस संबंध में कुछ प्रश्न और भी बनते हैं, जैसे कि सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले कृषि का विकास किसने किया, सबसे पहला पालतू पशु कौन था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप थोड़ा तैयार कर लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।